हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर 16 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। कल टैक्सेबल इवेंट, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, शेड्यूल 1 वाला भी हमने कंप्लीट कर दिया था। शेड्यूल 1 में एक पॉइंट मेरा बताना रह गया था जो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कल मुझे डाउट पूछे 2 जन ने, तब मुझे भी रियलाइज हुआ। पेज नंबर 39 पे 4th पॉइंट मैंने ये तो आपको बता दिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर किया, भले वो बिजनेस पर्पस हो, पर्सनल यूज हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई। यहाँ पे लेकिन शेड्यूल 1 में किसकी बात चल रही है? विदाउट कंसिडरेशन। तो ये तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, इंपोर्ट हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन। ये वाला पॉइंट मैंने कल लिया ही नहीं था। तो इसमें क्या बोला है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। समझो मेरी एक कंपनी है फॉरेन में और मेरी कंपनी इधर भी है। फॉरेन वाले ने एक लैपटॉप मेरी कंपनी के लिए भेजा, तो क्या मैं वो मुझसे पैसे लेगा? क्या कंपनी एक ही है, सिर्फ वो क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है, तो कंसिडरेशन बिना हुआ, पर तो भी क्या उसे सप्लाई बोलेंगे? हाँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया है। यहाँ पे एग्जांपल रीड करना। Interior design service received by a branch in India from its head office located in Singapore for its new office building without consideration. क्या बोला है? वहाँ पे एक ऑफिस था, यहाँ पे एक नया ओपन किया है, तो उनने जब वो सेंड किया विदाउट कंसिडरेशन था, तो ये सप्लाई कहलाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इवन विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपको रिलेटेड पार्टी भेज रही है तो वो सप्लाई कहलाएगा। क्लियर? अब शेड्यूल 2 पे आ जाते हैं। शेड्यूल 2 में क्या बताया था मैंने? Goods of services. सप्लाई ऑफ गुड्स है या तो सप्लाई ऑफ सर्विस। आप लोग अब देखना ही मत, मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। कैसे? 5 सिचुएशन दे दी होगी, सिर्फ आपको क्या लिखना है? वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। एक मार्क का सिर्फ आपको एक चीज मेंशन करनी है, एज पर शेड्यूल 2 दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। क्वेश्चन पूछती हूँ, ट्राई करो, गलत आएगा तो ठीक है, अब तो आदत है आपको। ठीक है, नहीं आदत क्यों, आज तो सही जवाब दिया। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स मतलब क्या समझते हो? कि मैंने सेल कर दिया। अब जैसे मेरा फोन मैंने सेल किया, मेरा टाइटल, ओनरशिप का टाइटल तो आपको चला गया, अब आप ओनर हो, तो मैंने क्या कर दिया? ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विस? गुड्स। क्यों गुड्स? जब एक टाइटल जाता है, अब मैं आपको टीचिंग करवा रही हूँ तो ये एक सर्विस है, इसमें मैं आपको टाइटल कैसे ट्रांसफर करूंगी? कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। बट गुड्स बेचूं तो आपके पास क्या आ जाता है? टाइटल आ जाता है, ओनरशिप आ जाती है। तो जब भी टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, दैट इज सप्लाई ऑफ। अगर मैंने आपको मेरा फोन दिया, जाओ फोटो खींच के आओ, भेजूंगी नहीं, भेजूंगी तो भी थोड़े से पैसे चाहिए, वो छोड़ो। मैंने आपको फोन यूज करने दिया, तो क्या मैंने टाइटल ट्रांसफर किया? मैंने क्या दिया? राइट टू यूज। आपको क्या राइट दिया? कि थोड़ी देर के लिए यूज करो। ये क्या होगा? सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सिर्फ बेसिक डिफरेंस अगर आपको पता चल गया कि अच्छा ये टाइटल हुआ तो गुड्स, और अगर सर्विस यूज हुआ, राइट दी मैंने, सिर्फ आप यूज करो, थोड़ी देर के लिए पोजेशन दिया है, तो इट इज सर्विस। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में पूछूंगी, इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, अभी इतने पे आ गया ना, राइट टू यूज गुड्स। कितने बार क्वेश्चन में गुड्स आ गया ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। राइट टू यूज गुड्स आ गया तो बिना सोचा आप यहाँ लिख दोगे सप्लाई ऑफ गुड्स, बट राइट टू यूज आपको सिर्फ यूज करने दिया है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। पहले तो ये एक्सप्लेन करती हूँ है क्या। किसी को हायर परचेज क्या होता है पता है? क्या? इंस्टॉलमेंट। करेक्ट। आप लोग को अभी समझो एसी खरीदनी है, आपने बोला 60,000 की है फॉर एग्जांपल, आपने बोला अभी मैं डाउन पेमेंट 20,000 का करता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना ही कैश है। तो आपने कितना पे किया? 20,000। तो मैंने आपको दे दी, चल एसी रख ले 20,000, फिर हर महीने मुझे क्या पे करना? इंस्टॉलमेंट पे करना। तो आपको ओनरशिप कब मिलेगी, मतलब टाइटल कब मिलेगा? जब लास्ट पेमेंट होगा। तो ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, गुड्स या सर्विस। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था? आप यहाँ पे क्या बोला है? 1B पे आ जाओ। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, पेज नंबर 40 पे फर्स्ट पॉइंट। Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title। अभी तक टाइटल ट्रांसफर हुआ है क्या? सिर्फ आपको पता है लेटर डेट पे आपको गुड्स मिल जाएगा, तब वो कहलाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स।
अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ मैंने आपको यूज करने दिया ऐसा ही समझो, क्योंकि आपने अब तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। तो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मैं एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछती हूँ। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मैंने आपको बोला एग्रीमेंट में कि मैं आपको 4 इंस्टॉलमेंट के बाद 110% आपको क्या दे दूंगी, टाइटल, मतलब टाइटल दे दूंगी गुड्स का। डे 1 से डिसाइड कर दिया एग्रीमेंट में, तो ये होगा सप्लाई ऑफ गुड्स। 1C पे आ जाओ, अब रीड करना एक बार। Any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration. सेम पॉइंट है कि आपको फुल कंसिडरेशन जब होगा तभी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब बनती है, फर्स्ट डे पे ही, जब आप कुछ ट्रांजेक्शन करने में पहले ही आपने एग्रीमेंट बने, फर्स्ट डे पे ही लिख दिया है कि मैं तो तुझे देने ही वाला हूँ, एग्रीमेंट में लिख दिया है। तो दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, तो एग्रीमेंट में लिख दिया ना कि आपको मैं टाइटल देने वाला हूँ, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। इतना सा बारीक डिफरेंस है दोनों पॉइंट में। आप ऊपर और नीचे एग्जाम्पल में भी देखो, हायर परचेज दोनों में लिखा है, दिख रहा है डिफरेंस। तो फर्स्ट में क्या बोला था, ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल अनडिवाइडेड शेयर, लेकिन यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर में है। सेकंड में क्या बोला है, टाइटल ट्रांसफर होगा, एग्रीमेंट में लिख दिया है, बट कब, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब। हल्का सा डिफरेंस है सिर्फ। इंटेंशन एग्रीमेंट में क्या था, डे 1 से ही कि ट्रांसफर करना है। अब हायर परचेज में एक और चीज क्या होती है, समझो आपने 2 इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट तो कर दिया 20,000, फिर अगले महीने और 10,000 किया, अगले महीने और 10,000 किया, थर्ड मंथ आपने पेमेंट ही नहीं किया। तो मैं यहाँ पे पागल नहीं हूँ कि आपको 1 महीना और चांस दूँ, ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट में आपको दे रही हूँ, तो मैं आपसे वो AC ले सकती हूँ। तो हायर परचेज में श्योरिटी नहीं, आपको टाइटल मिलने ही वाला है, बट अगर एग्रीमेंट में ही लिख दिया कि मैं तो टाइटल ट्रांसफर करूंगा ही, तब आ जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स। पर अगर उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो थोड़ी करेंगे। तो वही तो, किस में, सेकंड वाले पॉइंट में, वाले में अगर नहीं किया हाँ तो फिर नहीं कहलाता, लेकिन इन लोग ने एग्रीमेंट वर्ड यूज कर दिया है ना, तो ये लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया, मतलब एग्रीमेंट लीगल प्रूफ हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम आई तो कोर्ट में जा सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। समझ में आया दोनों पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसे पॉइंट ही एग्जाम में आते जो कंफ्यूज कर जाते। नेक्स्ट, अभी मुझे बताओ, आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली, क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आप यूज कर रहे हो, बट आपकी खुद की है क्या, टाइटल, ओनरशिप या कुछ मैंने ट्रांसफर किया नहीं, देन इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ तक आपको क्लियर है। या मैंने कोई लेट आउट किया, लेट आउट इज सेम एज लीज, लेट आउट किया थोड़े टाइम के लिए, अगेन ये सप्लाई ऑफ सर्विस। थर्ड पॉइंट पे आना, any treatment or process which is applied to another person's good। क्या समझ में आया, पर ये क्या था। चलो नवरात्रि का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग गए घाघरा सिलाने, आपके मम्मी की बहुत अच्छी साड़ी है, आपने सोचा उसी में से कोई घाघरा बनाते हैं, तो आपने टेलर को क्या बोला, ये लो कपड़ा। किसका कपड़ा है, मम्मी का। अरे आपका, पर मम्मी का। टेलर को क्या बोला है, कपड़ा आपने दिया, कपड़ा अगर आपने दिया है मतलब आपका गुड्स है। आपने टेलर को सिर्फ क्या बोला है, घाघरा बना के दे, तो वो आपको सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस। अगर आप शॉप में खरीदने जा रहे हो, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपने टेलर को क्या बोला, ये लो कपड़ा, इसका घाघरा बना के दो। टेलर सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा है, टेलरिंग की। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स। मैंने किसी और पर्सन, मैं समझो टेलर हूँ, तो आपने जो मुझे गुड्स दिया ना, तो मैं उसको अगर सिर्फ मॉडिफाई करके आपको दे रही हूँ, तो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना हर एक पॉइंट। अगर एक में भी डाउट है आप तुरंत पूछना। नेक्स्ट, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बिजनेस असेट वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। ये तो कल ही हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर कर रहे हो तो भले वो लैपटॉप वाला एग्जांपल था, सप्लाई तो कहलाएगा, लेकिन कौन सा, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि असेट्स लिख दिया है, डिस्पोज कर रहे हो असेट। चेंज ऑफ यूज ऑफ गुड फ्रॉम बिजनेस टू पर्सनल यूज, गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। जो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला उसने आंसर देख लिया है, ऐसा है। यहाँ आप लोग खुद से बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, तो क्यों, क्या लिखा है, चेंज ऑफ यूज। पहले आप किसके लिए यूज कर रहे थे, बिजनेस, अब आप किसके लिए यूज कर रहे हो। तो क्या अगर मैं बिजनेस पर्पज से, मैंने मेरी बहन को बोला ये ले तू पर्सनल यूज के लिए यूज कर ले लैपटॉप, तो क्या मैंने ओनरशिप ट्रांसफर की है, तो कैसे गुड्स, तो सर्विस। बस आपको हर एक में अपना लॉजिक लेके आना है, लर्न कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है।
पर एक इसमें एक और चीज हो सकती है ना, अगर आप ही मतलब ट्यूशन के अलावा आप घर पे कुछ काम कर रहे हो तो आपका पर्सनल यूज हो गया वो, तो हम ये दूसरा ये पॉइंट ऑफ व्यू भी तो हो सकता है ना, तो इस केस में तो गुड का होना चाहिए। बट ओनरशिप में क्या ट्रांसफर करूँ बिजनेस के लिए, अगर मैं पर्सनल यूज के लिए तो किसी के साथ में क्या लिखा है, चेंज ऑफ यूज ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का यूज चेंज कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ गुड्स कब कहलाएगा, जब मैं गुड्स किसी को दे रही हूँ, जब टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर, ये तो सिर्फ बिजनेस से पर्सनल यूज है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। अभी तक कोई डाउट है? थोड़ा लग रहा है कंफ्यूजिंग, पर डाउट है कुछ? नेक्स्ट, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, छोड़ो एग्जाम्पल पे आओ। से अ पर्सन रन्स अ शॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, पर्सन एक रेफ्रिजरेटर फ्रिज की शॉप चालू है उसकी, ऑन अ पर्टिकुलर डे ही डिसाइड टू शट हिज शॉप परमानेंटली, उसने क्या सोच लिया, अब मुझे दुकान बंद करनी है। ऑन सच डे ही इज हैविंग अ स्टॉक ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसने सोच तो लिया बंद करनी है परमानेंट, लेकिन अभी भी उसके पास स्टॉक है। अब इन सच सिचुएशन वो क्या सोचेगा, डिस्पोज ऑफ कर दे, स्टॉक है तो क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ करने का सोचेगा। देन बिफोर शटिंग डाउन हिज शॉप एंड सच डिस्पोजल, डिस्पोजल में हमने क्या पढ़ा है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो पढ़ा ही है ना, डिस्पोज अगर कुछ भी असेट होता है तो इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, अगेन वही पॉइंट। सिर्फ इन लोग ने इतने भारी वर्ड्स में क्या लिखा, अगर पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन एंड एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ एंड इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, अनलेस, दो पॉइंट इन लोग ने और ऐड कर दिए। कब गुड्स नहीं कहलाएगा, अगर बिजनेस ही मैंने ट्रांसफर कर दिया है तो बिजनेस ट्रांसफर, और अगर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी और ने अगर ट्रांसफर यूज करने का सोचा है तो मैंने क्या कर दिया है, गुड्स क्या बोलते हैं, मतलब मैंने अगर किसी को ट्रांसफर कर दिया है तो उसीलिए ये लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपने खुद के पास जो स्टॉक है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, इट इज सप्लाई ऑफ गुड, अनलेस अगर आपने किसी को बेच दिया है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। बेच दिया तो बेच दिया मतलब बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है, तो एज अ गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस मेरा चल ही रहा है, सिर्फ मैं निकल गई हूँ, ऑन गोइंग चल रहा है, सिर्फ मैं निकल गई और उसके बदले कोई और आ गया है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। तो इधर किधर लिखा नहीं है सप्लाई ऑफ सर्विस, ये आपको समझना, अनलेस वर्ड आ गया ना, इट मीन्स क्या, बाकी नीचे के तो सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर ऊपर वाला गुड्स है तो इतना, मतलब इतने इतने वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही 5 आ गए, सब में अगर आपने लिख दिया गुड्स का सर्विस, सर्विस का गुड्स, 5 मार्क गए। इसमें अगर आप कोई स्मार्ट वर्क करना चाहे, सब में गुड्स 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 लिख के आ जाए और पता चला सब सर्विस था, तो वो भी मत करना, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करें, कुछ ज्यादा ही हैवी हो रहा है। अगर टाइटल ट्रांसफर किया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स, अगर मैंने सिर्फ राइट दी है कि आप चलो यूज करो, सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस। अगर मैंने बोला है कि ये गुड्स लेके जाओ, इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे तब आप, अभी आप गुड्स भी लेके जाओ और इंस्टॉलमेंट पे करोगे तभी आपको टाइटल मिलेगा, तो सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस। एग्रीमेंट में ले, सप्लाई ऑफ गुड्स, लीज, सर्विस, लेटिंग आउट, सर्विस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, सर्विस, सर्विस। हाँ, और इसमें ऐसा था ओन गुड, मतलब टेलर अपना ही कपड़ा बना के सिल के आपको दे रहा है, तो गुड्स। केस लॉ कैसे भी आ सकता है, सिर्फ इतना ही आपको रट्टा नहीं मारना या लर्न नहीं करना है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन कुछ भी आ सकती है। चेंज ऑफ यूज ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस टू पर्सनल यूज, सर्विस, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। एंड लास्ट, अगर कोई बिजनेस बंद करना चाहता है और डिस्पोज ऑफ कर रहा है तो गुड्स, और अगर मैं गोइंग कंसर्न जैसा ही ट्रांसफर कर रही हूँ तो सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है? आ रहा है धीरे धीरे। कल अगेन क्वेश्चन आंसर्स का राउंड रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये तो आपको क्लियर हो गया ना क्या सप्लाई है या नहीं है, क्योंकि अगर सप्लाई क्लियर नहीं होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस तो दूर की बात। इसलिए जो भी हम रोज नए नए लेक्चर में देखेंगे कुछ रिपीट नहीं होगा। कल सिर्फ सप्लाई पढ़ा, आज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पढ़ा। अब अच्छा अभी और है, बहुत है। चलो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट पे दिए तो सर्विस, सर्विस, सोचना ही नहीं, रेंट मतलब सिर्फ यूज करने दिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, सिर्फ इतना, मैं कॉम्प्लेक्स आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो,
क्योंकि वो थोड़ी मेरे को लैंड दे रहा है, सिर्फ वो कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड करना है। ये रीड करना, Construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer. इंटेंडेड, क्या सेल करने का इंटेंशन है, कंस्ट्रक्ट करके दिया, अब आप सेल कर रहे हो तो दिस इज सप्लाई ऑफ Goods. सेल होगा तो गुड्स ही होगा ना। हाँ, अच्छा सॉरी, आगे का पॉइंट ही नहीं रीड किया, पूरा रीड करो। intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. अब सुनना, कंस्ट्रक्शन किया है आपने, तो ये तो इतना आपको लग रहा है कि सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस। सेल कर रहा है कोई, ओनरशिप जाएगी तो गुड्स। एक्सेप्ट इनने एक और पॉइंट दिया है कि अगर एंटायर कंसिडरेशन जो भी है हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगा बिल्डिंग या उसका, तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ये आपने कोई चैप्टर में भी पढ़ा होगा, रेरा में कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। अगर कंसिडरेशन की कब मिला है, आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सॉरी मैंने क्या बोला, हाँ, अगर सेल कब, अगर एक सेकेंड, कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपका उधर ही मैं, आपने सेल कर दिया और आपको कंसिडरेशन कब दे रहे हो, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आफ्टर कंप्लीशन। जब ये एक्सेप्शन पॉइंट ये लोग ने बोला है कि अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद इशू कर रहे हैं तो वो सप्लाई और सर्विस में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है, अगर पहले ही वो कंसिडरेशन पे कर देते तो ऐसा बोलेंगे तो गुड्स ही है। सर्टिफिकेट आ गया है तो उसके बाद अगर आप पे कर रहे हो तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। मैं वापस एक्सप्लेन, एग्जांपल एक्चुअली यहाँ पे इधर दिया एग्जांपल, रीड करना। Real estate companies generally open bookings of flat even before the construction is started. ओके, ये लोग पहले ही स्टार्ट कर देते हैं बुकिंग करना, फ्लैट का कंस्ट्रक्शन हो या ना हो, And allow customers to pay the price in installments spread over a number of years until the possession of flat is granted. अब तक पोजेशन नहीं मिला है लेकिन वो लोग तो पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट में कस्टमर्स। Such modality of selling flat is considered as supply of service even though the underlying property being transferred is made up of goods. क्या बोला है, ये जो आप सेल कर रहे हो ना फ्लैट, इसको सप्लाई और सर्विस ही बोलेंगे, भले आपको दिख रहा है कि ये गुड्स है, कंस्ट्रक्शन करके आपको मिल रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सप्लाई और सर्विस गिनी जाएगी। ये जीएसटी के लॉ में लिखा है। सबके फेस पे क्वेश्चन मार्क है, बट मैम जैसे इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं तो कंप्लीशन से पहले हम पे कर रहे हैं तो वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा ना। हाँ, हाँ, उसके पहले अगर बात कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल वाला पॉइंट दिया ना, एक्सेप्ट वाला। हम अगर एज अ होल रीड करें तो क्या बोल रहे हैं कि अगर दिख रहा है कि सेल है, गुड्स है, किसी के भी माइंड में यही आएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, लेकिन इनने क्या लिख दिया, इवन दो अंडरलाइन प्रॉपर्टी जो है अगर मेड अप ऑफ गुड्स है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। क्या लिखा इनने, सच मॉडलिटी ऑफ सेलिंग फ्लैट्स इज कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस इवन दो आप कुछ भी बोलो, गुड्स है, ये है, कुछ भी बोलो, क्या बोलेगा, बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई है सोल्यूशन इसका? इनने बोल दिया, आप उनके अगेंस्ट जाना चाहते हो, एग्जाम में लिखो सप्लाई ऑफ गुड्स, देंगे -1। ओके, कल इसका मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ तो उससे और थोड़ा क्लियर होगा। ये मेरे को क्लिक नहीं हुआ कि आपको नहीं समझ, मतलब थोड़ा डाउटफुल रहेगा, तो मैं इसका कल एक और एग्जाम्पल थोड़ा इजी वे में लेके आऊंगी। नेक्स्ट, टेम्पररी ट्रांसफर, चलो नाम ही आ गया टेम्पररी ट्रांसफर, सोचना ही नहीं है, सर्विस। नेक्स्ट, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, एडेप्टेशन, एनहेंसमेंट, सर्विस, टेक्नोलॉजी सर्विस। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, मतलब आप कोई ऑब्लिगेशन को हाँ बोल रहे हो कि आप ना करो। ये एग्जाम्पल रीड करते हैं। मिस्टर राम ने श्याम को रिक्वेस्ट किया कि तू ये सब्जेक्ट मत सिखा, मैं तुझे उसके 5 लाख दूंगा। मैंने उसको क्या ऑब्लिगेशन दी है कि तू ये मत कर, नहीं करने की ऑब्लिगेशन की, और मैं कितना कंसिडरेशन दूंगा, 5 लाख। ये जो अमाउंट होगा ये सप्लाई और सर्विस कहलाएगा। श्याम सर्विस देने वाला था बट उसने क्या कर दिया है, सर्विस देने से रोक दिया वो पैसे देके 5 लाख, तो ये भी सप्लाई और सर्विस में आएगा। जब आपको एक ऑब्लिगेशन मिल गई है कि आप ये ना करो, कितना अच्छा, नहीं करने के लिए ऑब्लिगेशन मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट, बस मैं तो आगे पढ़ू ही ना, सिर्फ आपको राइट मिल गई है तो सप्लाई ऑफ।
ये तो अब आपको पता चल गया, टाइटल आया तो गुड्स, राइट दिए तो सर्विस। लास्ट में सेम पॉइंट है, किसी ने आपके लिए कंस्ट्रक्शन किया तो ये क्या आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये एक बार एग्जांपल रीड करते हैं, रेस्टोरेंट एंड आउटडोर। Restaurant and outdoor catering are service under GST law, even though food being good is supplied in the course of such activity. अब ये आप क्यों नहीं बोल रहे ये भी गुड्स होना चाहिए, गुड्स वो हम खा रहे वो बेच ही तो रहे, तो क्यों रेस्टोरेंट सर्विस में आया। तो ऐसे तो कंस्ट्रक्शन वाले में भी ऐसा ही है, वो घर बना रहे हैं तो आपको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लग रहा है थोड़ा अब लिंक हो रहा है, वो जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है यही बोल रहे हैं कि आपको जब कंपोजिट सप्लाई दे रहे, कंपोजिट मतलब दो चीजें साथ में, खाना भी दे रहे हैं, रेस्टोरेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों में सर्विसेज प्रिवेल करेगा। ओके थोड़ा हाँ तो बोलो तो मुझे लगे कि समझ, अरे बोलो हाँ ठीक है। चलो अब मैं एक बार फटाफट से क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर कोई डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, टाइटल इज ट्रांसफर्ड, राइट टू यूज एनी गुड्स, सीधा सर्विस या गुड्स बोलो, और लीज सर्विस, कंपोजिट सप्लाई मतलब ऑब्लिगेशन टू रिफरेंट टू डू एनीथिंग, सर्विस, टेम्पररी ट्रांसफर, change of use of goods from business to person, when a person ceases to be a taxable person and dispose of the asset, goods dispose of कर दिया है। Construction of a complex intended to sell but the consideration is received after the issuance of completion service। इसमें भी सेम पॉइंट है, ये जो है ना 5B and 6 लिंक कर रहा है कि भले आपने कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड की और कंस्ट्रक्शन में रॉ मटेरियल तो यूज हुए थे ना, गुड्स तो थे, उसके भी तो पैसे लेगा वो, क्या वो फ्री में देगा, नहीं ना। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स भी लग रहा है सर्विसेज भी लग रहा है, तो सर्विसेज प्रिवेल करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ूं, चलो इसमें तो क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट जो भी पेज है इसमें ये पूछा है, मतलब मैं ही आपको पूछती हूँ, अगर ए वाला पॉइंट पूछ रही हूँ, वेदर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट मतलब वो टेनेंट को जो रेंट, अभी मैं समझो रेंट पे रह रही हूँ तो मैं मुझे बोलेंगे टेनेंट, तो टेनेंसी राइट मतलब मेरी क्या क्या राइट्स है, तो क्या मैं मेरी राइट्स कोई इनकमिंग टेनेंट को दे सकती हूँ। अगर मैं अकेली रह रही हूँ, ठीक है, मैं टेनेंट हूँ, मेरे पास टेनेंसी राइट है, मेरे साथ एक और जन रहने आया, या तो मैं निकल रही हूँ, एक कोई इनकमिंग टेनेंट आया है, तो क्या मेरी राइट उसको जाएगी? ऑब्वियसली जाएगी ना। जैसे मेरे को नल यूज करने का राइट है फॉर एग्जांपल, तो वो आएगा यूज नहीं करेगा, जाएगी ना ट्रांसफर, राइट तो ट्रांसफर होगी। तो क्या क्वेश्चन है, वेदर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट टू एन इनकमिंग एजेंट कंसिडरेशन फॉर विच इज इन फॉर्म ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, क्या वो पे कर रहा है? टेनेंसी प्रीमियम। यहाँ पे जो टेनेंसी प्रीमियम वर्ड है उसके लिए एक और हिंदी वर्ड है पगड़ी, पगड़ी सिस्टम नीचे आएगा। तो अगर कोई टेनेंसी प्रीमियम पे कर रहा है, द शैल अट्रैक्ट जीएसटी, ये तो आपको पता चल गया जीएसटी अट्रैक्ट करेगा। व्हेन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्टर चार्ज इज लेविड ऑन द सेड प्रीमियम, ये जो प्रीमियम पे किया तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगेंगे। तो ये लोग बोल रहे हैं क्या लगेगा, क्या, पहले तो ये क्वेश्चन है, जीएसटी लगेगा टेनेंसी मतलब इस पे जीएसटी तो लगेगा ही। टेनेंसी राइट टू यूज में भी सप्लाई और सर्विस में तो आया ही था ना, सप्लाई आ गया मतलब जीएसटी लगेगा। क्वेश्चन है एट इफ यस देन व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल रेट, वो रेट हम आगे रीड करेंगे, बट ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया। टेनेंसी राइट इज ट्रांसफर टू एन इनकमिंग एजेंट, ये इतना बोला है। अब रीड करना द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी, बी पॉइंट के नीचे से, द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम व्हिच इज आल्सो नोन एज पगड़ी सिस्टम इज प्रेवलेंट इन सम स्टेट। In this system, the tenant acquires tenancy rights in the property against payment of tenancy premium. वो क्या पे कर रहा है? टेनेंसी प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसे टेनेंसी राइट मिल रही है, उसी को कौन सा सिस्टम बोलते हैं? पगड़ी सिस्टम। नेक्स्ट, the landlord may be the owner of the property, but the possession of same lies with the tenant. भले लैंडलॉर्ड जो है किराए, लैंडलॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओनर, हिंदी में, इंग्लिश में घर मालिक। हाँ, जो घर मालिक, मकान मालिक, मकान मालिक, ठीक है, मकान मालिक तो घर का मालिक है, वो इधर नहीं रह रहा है, उससे सिर्फ ये घर आपको क्या दिया है? रेंट पे दिया है। तो आपने क्या आपके पास पोजेशन तो है,
अब आप ही यूज कर रहे हो पूरा घर, द टेनेंट क्या पे करेगा? मंथली रेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड। द टेनेंट ऑल्सो यूजुअली हैज द ऑप्शन टू सेल द टेनेंसी राइट ऑफ द सेड प्रॉपर्टी। अगर मैं चाहूँ तो एक और किराएदार को ला सकती हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो मैं निकल के किसी और को भी रख सकती हूँ। ये अगर टेनेंसी राइट होगी तो कब होगी? अगर मैं क्या पे कर रही हूँ तो टेनेंसी प्रीमियम। रेंट और प्रीमियम अलग है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे भी समझो पैसे कमाने, मैं बोल रही आजा तू भी इधर रहने आ, मैं टेनेंसी प्रीमियम पे करूंगी। प्रीमियम कैसे आएगा? थोड़ा उससे मैं लूंगी, मेरा रेंट तो आधा हो जाएगा ना अगर 2 जन आ जाएंगे तो मैं अगर ऐसा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और ऐसा बहुत जगह चल रहा है। वो सिस्टम कौन सी है? पगड़ी सिस्टम। तो ये टेनेंट रीड करना। The tenant also usually has the option to sell the tenancy right of the said property, and in such a case has to share a percentage of the proceed with the owner of land. मतलब अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे वो टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहा है, he has to share a percentage of the proceed with owner। मतलब थोड़ा वो भी लेगा और थोड़ा ओनर भी, दोनों के पास जाएगा, तो दोनों का ही फायदा है, इनडायरेक्टली फायदा तो दोनों का है। तो ये सिस्टम है। तो ऑल्टरनेटिवली द लैंडलॉर्ड पेज टू टेनेंट द प्रीवेलिंग टेनेंसी प्रीमियम टू गेट द प्रॉपर्टी वेकेटेड। इसका मतलब लैंडलॉर्ड पे कर रहा है टेनेंट को। क्यों? अगर उसे निकालना है, वैकेट करना है, मीन समझते हो, खाली करना है, तो अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो उसको अपना जो टेनेंसी प्रीमियम उसने पे किया है ना, वापस देके उसको हटाना चाहे तो हटा भी सकता है, मतलब रिफंड देके कि निकाल दो उसे। ये सब सिचुएशन पगड़ी में बात कर रहे हैं। टेनेंसी राइट मतलब मेरी राइट, मैं चाहूँ तो किसी और को लेके आ सकती हूँ। कोई और आया है तो वो जो शेयर आएगा मैं और ओनर दोनों ले सकते हैं, पर मैं ओनर को क्या पे करनी चाहिए? प्रीमियम। और अगर ओनर चाहे तो मुझे वापस वो प्रीमियम दे सकता है ताकि मैं वो जगह वेकेट करवा सकूँ। क्या पता वो आया दारू ये सब कर रहा हो, मतलब ये सब चीजें, तो इसीलिए रिफंड करवा सकते हैं। ये सब रीजन हो सकता है। एंड सच प्रॉपर्टी इन महाराष्ट्र ये गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन था? क्या स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे? लगेंगे, क्योंकि अगर जीएसटी लग रही है तो इनडायरेक्टली स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगा, रजिस्ट्रेशन भी लगेगा। एंड लास्टली merely because a transaction or a supply involves execution of document, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, would not preclude from the scope of GST। मतलब ये जीएसटी के स्कोप से निकलेगा नहीं, जीएसटी इसमें भी लगेगी। प्रीक्लूड नहीं हो सकता, मतलब निकल नहीं सकता, एक्सक्लूड नहीं हो सकता है। एंड लास्ट में क्या बोला है बोल्ड में? Thus a consideration for the said activity shall attract levy of GST। इन शॉर्ट इसमें जीएसटी लगेगा। नीचे क्या दिया रेट को? चलो अब मैं बताती हूँ। अभी अगर मैं रेंट पे रह रही हूँ तो क्या मुझे जीएसटी पे करना है? अब ये टेनेंसी प्रीमियम वगैरह सब छोड़ दो, मैं हर महीने मतलब रेंट पे रह रही हूँ, रेंट पे कर रही हूँ, तो क्या मेरा जो समझो 10,000 रेंट है उसमें मैं 2,000 एक्स्ट्रा जीएसटी पे करूंगी? आपको क्या लगता है? क्यों? इंक्लूडेड वो किसी और का परमानेंटली वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे थोड़ी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या है? गवर्नमेंट को ये क्या डेली खर्चे भी बढ़ाने नहीं है जीएसटी लेके, क्योंकि लोग रेंट पे कौन रहता है? जिनके पास घर नहीं है। अगर घर नहीं है और वो लोग रेंट पे रह रहे हैं तो वो जीएसटी, मजाक उड़ा रहे हो जिनके पास घर नहीं है? क्यों ऐसे? एक सेकंड, अब रुक जाओ। क्या बोल रही थी? हाँ, जिनके पास घर नहीं है, और अगर गवर्नमेंट रेंट वालों से भी अगर जीएसटी लेगी तो क्या मतलब 10,000 का यूं ही 12,000 हो गया। 2,000 लोगों के लिए क्या कम है? क्या आप लोग के लिए कम होंगे 2,000? तो इधर दे देना बाद में, लेकिन क्या 2,000 भी अगर जीएसटी कोई लेगा तो ये अफोर्डेबल थोड़ी हुआ। तो लोग गवर्नमेंट का एम है ये सब चीजें, डेली की चीजें अफोर्डेबल बनाना। तो अगर आप रेसिडेंट्स के लिए घर ले रहे हो रेंट पे तो इट इज एग्जेम्प्ट। अगर यही बिजनेस पर्पस के लिए भी तो कितने लोग घर रेंट पे लेते, तो लगेगा टैक्स। डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे पॉइंट दिया है जो बोल्ड वाला था ना, शैल अट्रैक्ट लेवी ऑफ जीएसटी। चलो नीचे से रीड कर दो। टू सम अप, the activity of transfer of tenancy right is squarely covered under the scope of supply and taxable per se. Transfer of tenancy right to a new tenant against consideration in the form of tenancy premium is taxable. टेनेंसी प्रीमियम अगर कोई पे कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा ही। अब रीड करना। However, renting of residential dwelling for use as a residence is exempt. फॉर यूज, किस लिए यूज? रेसिडेंस, रहने के लिए अगर घर ले रहे हो रेंट पे तो इट इज एग्जेम्प्ट। आगे
Hence, grant of tenancy right in a residential dwelling for use as residence dwelling against tenancy premium or periodic rent or both is exempt. अगर मैं रेंट पे रह रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा प्रीमियम पे कर देती हूँ कि अगर रेसिडेंस पर्पस के लिए कि कोई दूसरा पर्सन को भी रहना है, तो मैं लैंडलॉर्ड को बोलूँगी आप थोड़ा मुझसे प्रीमियम ले लो और हम दोनों को रहना है, तो ये एग्जाम गिना जाएगा फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। यहाँ पे क्लियरली लिखा है रेसिडेंशियल पर्पस है तो टेनेंसी प्रीमियम भी ये लोग एग्जाम कर सकते हैं, अदरवाइज टैक्सेबल। सब लॉजिकल है, सोच समझ के समझो, लर्न कुछ भी नहीं करना है। एंड लास्ट में क्या बोला है, अगर यही सब आपने बिजनेस पर्पस के लिए है तो इट इज टैक्सेबल। आप लोग ने क्लाउड किचन सुना है? उसकी तो कितनी रील भी आती है, क्लाउड किचन वाले रील भी बहुत बनाते हैं। तो इसमें क्या क्लाउड किचन, ये क्लाउड किचन मतलब घर से बनाया हुआ खाना, वो लोग स्विगी जोमेटो जिसपे भी बेचते हैं, वो क्या टैक्सेबल है? क्या उस पर जीएसटी लगता है? हाँ नहीं, और एग्जेम्पशन होना चाहिए ना, घर से GST करके बेच रहा है। नहीं, अभी सिर्फ जीएसटी की बात, डायरेक्ट टैक्स छोड़ दो। ये भी रेस्टोरेंट जैसा सिमिलर ही हुआ ना, रेस्टोरेंट भी तो खाना प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ अपनी जगह दे रहा है। तो क्लाउड किचन घर से दे रहा है तो उससे क्यों नहीं जीएसटी ले? तो उससे भी 5% जीएसटी लिया जाता है। तो ये देखो नीचे नेक्स्ट, ये रेस्टोरेंट सर्विस तो मतलब जो रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है, तो यही अगर क्लाउड किचन करे तो ऐसा बोला है इट अट्रैक्ट, बोल्ड में लिखा है इट अट्रैक्ट 5% जीएसटी। किस चीज पे कैलकुलेट करते हैं? जीएसटी मतलब और कैसे, किस इनकम पे करते हैं? वो जो बेच रहे हैं खाना, उसमें भी जीएसटी पे। मैं क्वेश्चन नहीं समझी। अगर जैसे रेस्टोरेंट में अगर सर्विसेज के लिए जो पे करते हो वो तो अलग है, इसमें कैलकुलेशन इससे भी सेम, जैसे रेस्टोरेंट में आपके पास बिल आता है, उसमें ऐड होता है। उसमें क्या स्टार्टिंग में 3-4 आइटम होती है खाने की, नीचे लिखा रहता है सीजीएसटी, एसजीएसटी 2.5%, 2.5%। इसमें भी जब आप गुड सेल करो तो आप बिल प्रोवाइड तो करोगे, स्विगी जोमेटो से कुछ भी आप ऑर्डर करते हो बिल आता है, तो उसमें भी आइटम्स के नाम नीचे सीजीएसटी, एसजीएसटी ऐड होके ही आता है। एक 600 रुपए का था, 40 फिर वो उनका, हाँ वो आगे, हाँ बस उतना ही। तो क्लाउड किचन सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। क्या पता, कोचिंग सर्विसेज पे लगता है 22 या 20। इट इज एग्जेम्प्ट। रीड करो। कोचिंग सर्विसेज, सॉरी मैंने पूरा नहीं, हाँ नहीं रीड करो चलो। Coaching services supplied by coaching institutions and NGOs under the central sector scheme of scholarship for students with disabilities। हाँ ये पॉइंट नहीं बोला, अगर कोई डिसेबिलिटीज वाला इशू है या कोई एनजीओ कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो रीड करना। It is clarified that services provided by any institutions or NGOs under the central scheme of scholarship for students with disabilities where total expenditure is borne by the government hence exempt from GST। तो अगर कोई डिसेबिलिटी, हाथ कुछ भी प्रॉब्लम आया है तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट। नॉर्मल के लिए तो लगेगा ही ना। किस लिए? हाँ नॉर्मल के लिए। शेड्यूल 2 क्लियर है? शेड्यूल 3 लूं? भाई बहुत बड़ा है। ठीक है, मैंने सोचा था बट कुछ ज्यादा ये हो गया। मैं आपको सिर्फ इतना होमवर्क दे रही हूँ, एक बार सुन लो। आपकी सिर्फ इतनी ड्यूटी है, एक बार पूरा शेड्यूल 2 रीड करके आना। इतने सारे टर्म्स है, बार बार कंफ्यूज हो रहे, खुद को क्वेश्चन पूछ के देखो आ रहा है या नहीं, किसमें डाउट आ रहा है डाउट्स पूछो और क्लियर करो, और जो भी डाउट है आप पूछते रहना और ये रीड करना। देखा ना कितने सारे टर्म्स है, गुड्स है या सर्विस है। ले लो ना मैम, लेना है तो। मैं तो लेने ही वाली, क्योंकि फिर इंटरनल्स वगैरह भी होंगे। सुनो एक सेकेंड, शांत, टाइम बोलो। 10:56। 10 मिनट्स का काम है, ले क्या शेड्यूल? ले लो इंटरनल्स होगी मैम फिर आगे। सुनो, शेड्यूल 3 में मिक्स होने जैसा नहीं है। कल हमने आधा पढ़ लिया है, कब सिर्फ गुड्स और सर्विस नहीं कहलाएगा। एक हमने पढ़ा था एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स वो ऑलरेडी पे कर रहा है उधर, ये हमने पढ़ा था। कब
जीएसटी नहीं लगेगा, ये पॉइंट है। चलो मैं शुरुआत ही कर देती हूँ। आप मर गए, आप सॉरी नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं बोला। कोई एक्स की डेथ हो गई है, एक्स, आप आपके EX वाले को भी समझ सकते हैं, सिर्फ सिंगल लेटर एक्स। कोई एक्स की डेथ हो गई है, एक्स पर्सन की, उसको उधर लेके जा रहे, क्या उस पे जीएसटी पे करोगे? वो फ्यूनरल का, क्रीमेटोरियम, जो भी ये सब, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? तो ये थर्ड शेड्यूल 3 में आ गया। ये फोर्थ पॉइंट देखो, पेज 44 पे फोर्थ, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी, ये सब में जीएसटी नहीं लगेगा। लॉजिकल है, कैसे लेंगे? क्यों आपके लिए कोई पे करे? आप मर रहे हो तो दूसरा क्यों आके जीएसटी पे करेगा? थर्ड पॉइंट सुनो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम छोड़ो। थर्ड पॉइंट, फंक्शंस परफॉर्म बाय, अब देखो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई चेयरपर्सन, कोई डायरेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन पे है, क्या वो लोग जीएसटी पे करेंगे? वो तो टैक्स भी नहीं देते। थर्ड पॉइंट भी लॉजिकल, एक बार समझ लो, वो लोग पे नहीं करेंगे जीएसटी। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई आएगा जीएसटी पे करने? नहीं। लैंड की बात की गई थी, वो एक्सचेंज वाला याद है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कल जो एक्सचेंज क्या होता है? हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट आया था। हाँ। मुझे समझो मेरे पास लैंड है, बैरन लैंड, मतलब एक खाली जमीन पड़ी है मेरे पास। तो मुझे एक बिल्डर ने आके बोला, ये लैंड, बिल्डर को ऐसा लग रहा है वो इस पे कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो बिल्डर ने मुझे बोला आप मुझे लैंड दे दो, मैं आपको बनाया हुआ फ्लैट दूंगा, रेडी मेड फ्लैट, उसके बदले में। इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ। लैंड जो मैंने उसको दी है, ये क्या कर दिया हमने? एक्सचेंज किया एक दूसरे के बीच। मैंने उसे क्या दी, उसने मुझे क्या दिया? फ्लैट दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा, मैंने एग्जांपल दिया, रवि की लैंड है, ठीक है, और बिल्डर ने उसे बोला लैंड दो, मैं फ्लैट दूंगा। तो अब यहाँ पे बताओ, ये जो एक्सचेंज है, सेल जो हो रहा है लैंड का, तो ये लोग बोल रहे हैं ना ये गुड्स है ना सर्विस है, क्योंकि लैंड को ऐसा बोला गया है ये ना तो गुड्स में गिनी जाएगी ना सर्विस। लैंड कोई गुड भी नहीं है, लैंड कोई सर्विस भी नहीं है। ये एक्सचेंज हुआ, सप्लाई हुआ, लेकिन लैंड को क्या बोलेंगे? ना ये गुड्स है ना सर्विस है, तो ये शेड्यूल 3 में गिनी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट देख लो, सेल ऑफ लैंड भी क्या है? नॉट अ गुड ऑफ सर्विस, नाइस, क्या? नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस। सिक्स, एक्शनेबल क्लेम। क्लेम करना मतलब कुछ भी आपने समझे लॉटरी टिकट लिया है, उसमें आपको 20,000 की लॉटरी लगी है, आपको क्या करना है? क्लेम करना है। क्लेम करना क्या गुड या सर्विस है? गुड्स या सर्विस? तो ये इसमें आया है, एक्शनेबल क्लेम्स। आप सिर्फ क्लेम करना चाहते हो तो एक्शनेबल क्लेम भी ना ही गुड्स है ना ही सर्विस। लेकिन अगर आपको बात की जाती लॉटरी, गैम्बलिंग, ये जो भी है, तो ये गिना जाता है। हाँ, ये सप्लाई, इस पे जीएसटी लगती है। जो लोग लॉटरी की टिकट्स खरीदते हैं, जो सब गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट होता है लोग ऐसे, तो इस पे जानबूझ के जीएसटी हायर कुछ 30% है। तो ऑब्वियसली ये गलत आदत है, तो इसीलिए। चलो 7 वाला पॉइंट आप इनका देखना। चाइना से गुड्स आया, न्यूयॉर्क में गुड्स गया, क्या इंडिया जीएसटी पे करेगी? लॉजिकल है। तो बोल रहे इसमें ये शेड्यूल 3 में आता है, जब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को बेच रही है तो हम क्यों जीएसटी पे करेंगे? लॉजिक है। तो ये लोग बोल रहे ये भी एक लिस्ट में आता है जहाँ पे आपको जीएसटी नहीं पे करना है। लास्ट 2 पॉइंट है, नहीं 2 नहीं, फिर एक पॉइंट था एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर वाला, हमने पढ़ लिया था। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल, क्या कोई कोर्ट जब अपनी फीस देती है क्या वो जीएसटी पे करने जाएगी? अगेन नहीं। गुड्स आपने गोडाउन में रखा है, इंपोर्ट किया आपने कुछ तो गुड्स, और वो अभी पता है जब बोर्ड से आता है, इंपोर्ट करते हैं आप बाय वाटरवेज, तो गुड्स आने के बाद वो वेयर हाउस में रखा जाता है, उधर ही जो होता है। अब वो टाइम पे समझो इंपोर्टर ने उधर गोडाउन में ये गुड्स, लेकिन किसी के साथ बातचीत करके गुड्स सेल कर दिए,
गुड्स गोडाउन के गोडाउन में। समझो मेरे घर पे कोई चीजें पड़ी है, मैंने आपको बोला आपको खरीदना है, मैंने आपको फोटो दिखा दिया, आपने बोला हाँ खरीदना है, अभी तक किधर है? घर पे ही है। हम दोनों में क्या हो गया है? बातचीत हो गई है। तो ये लोग बोलेंगे ना ये गुड्स में गिना जाएगा ना ये सर्विस। ये वाला रीड करते, सप्लाई रीड करना। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट, सॉरी, इसमें सीधा एग्जांपल रीड करना। Lido Limited imported chocolates and fill into bonds bill of entry for storage of chocolate in the custom bonded पहला warehouse. चॉकलेट इंपोर्ट की और कस्टम वो वेयर हाउस में रख दिया। वेयर हाउस मतलब गोडाउन में रख दिया। आगे, While the goods were still in the warehouse, Lido Limited sold such chocolates to Maido Limited. रुको, अभी वेयर हाउस में ही है, लाइडो ने माइडो को चॉकलेट दे दी, ठीक है। आगे, दे दी मतलब बेच दी, ऐसा बात कर ली है। Maido Limited filled ex-bond bill of entry and cleared such chocolate for home consumption. अब सुनना, अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। लाइडो ने माइडो को चॉकलेट बोला कि लेके जाना, मतलब बेच दी, तो अब लेके कौन जा रहा है गोडाउन से? माइडो लेके जा रहा है। तो यहाँ पे ना सप्लाई ऑफ गुड्स गिना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या लिखा इन दिस सिचुएशन? जो सेल ट्रांजेक्शन हुआ है लाइडो माइडो के बीच, ना ये सप्लाई कहलाएगा और इस पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। क्या रीजन की वजह से? गोडाउन का गोडाउन में था, लाइडो ने माइडो को दिया और वो अब तक गोडाउन में था ना, क्लियर नहीं हुआ था कंजम्पशन के लिए। मतलब अगर समझो लाइडो ने गोडाउन से अपने दुकान पे ला दिया है, तब वो माइडो को बेचता तो जीएसटी कहलाता। अभी वेयर हाउस में ही लाइडो माइडो के बीच ट्रांजेक्शन हुआ, नाम अच्छा है बोलने में भी, लाइडो माइडो के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ और माइडो आके लेके गया, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं कहलाएगा। कुछ डाउट तो अभी पूछ लो। तो फिर तो सभी ऐसा ही करेंगे ना। हाँ, अगर करना चाहे तो कर सकते। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट भी इसके जैसा है। समझो लाइडो ने चॉकलेट अगेन सेम किया है, उसने सिर्फ एग्रीमेंट साइन कर दी, एंडोर्स, सुना है कभी एंडोर्समेंट किया है? मतलब उसने बोला लाइडो माइडो ने एग्रीमेंट किया कि तू जाके लेके आ जाना, ठीक है, तो यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगेगी। और तुम लोग बोल रहे हो सब ऐसा ही करेंगे, इसकी ऑलरेडी इम्पोर्ट ड्यूटी हैवी होती है, तो लोग कर सकते हैं और करते भी है, क्योंकि ये जीएसटी में नहीं आता। तो लोगों को पता है, जहाँ जहाँ नहीं आता तो उन्हें कैसे कवर अप करना है। किसी को फ्यूनरल चार्ज भी पता कि अगर जीएसटी कटवा दे तो भी नहीं पता। देखा ना अभी फ्यूनरल वाला। क्लियर? इसमें 8B में भी एग्जांपल रीड करना। लॉ लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट ऑफ लिपस्टिक फ्रॉम इटाली। क्या इंपोर्ट किया है? लिपस्टिक। चलो अपनी काम की बात है, अब अच्छे से सुनो। Before the clearance of such consignment for home consumption, Law Limited sold the imported lipstick to L Mart Limited by endorsing the bill of lading. Endorsing the bill of lading मतलब साइन कर दिया। बिल ऑफ lading एक एग्रीमेंट होता है या एक डॉक्यूमेंट होता है जो उनने साइन कर दिया है। किसने? लॉर ने। किसको बेच रहे हैं? L Mart. एल को। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ये भी सप्लाई नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी तक वो वेयर हाउस में है और बाहर ये लोग का एग्रीमेंट हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट 9, 10 मैं पॉइंट अभी नहीं लूंगी, ठीक है। बस शेड्यूल 3 क्लियर है। मर गए तो नहीं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर नहीं, कोर्ट ट्रिब्यूनल पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं, सेल ऑफ लैंड एक्शनेबल क्लेम भी नहीं, चाइना न्यूयॉर्क दो अलग अलग ही बीच में कुछ हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर वाटरवेज के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन और गोडाउन का गोडाउन में बाहर आपने सेल कर दिया है तो भी गुड्स या सर्विस नहीं कहलाएगा, जीएसटी पे नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? रीड करके आना। और अगेन कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।